हाँ तो दोस्तों, मैं हॉरर कहानी कपाल मोहिनी का पार्ट 2 लेकर हाजिर हो गया हूँ। आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें ताकि मुझे भी कहानियाँ सुनाने में आनंद आए। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। कपाल मोहिनी हॉरर कहानी कपाल मोहिनी का एक दूसरा भाग है, पार्ट 2। इधर रक्त सने वस्त्र पहने, खांडा चौपड़ दाव हाथों में लिए तांत्रिक पिंगलदेव हैवान और उसके शिष्य क्रूच भेदया तृष्णा उस खंडहर वाले मसानी गांव आधम के थे। अर्धरात्रि के समय में उनके पीछे उस मसानी गांव के गिरे ठहे मकानों के बीच गलियों से गुजरते समय रुक रुक कर आती गीदड़ों की भयावह आवाजें उस रात को और भयावह बना रही थीं। गुरुदेव, बहुत सन्नाटा है यहाँ, एक शिष्य तृष्णा बोला। सन्नाटे में ही तो कपाल मोहिनी का निवास स्थान होता है मूर्ख। तृष्णा, अब सावधानी से कदम रख। तांत्रिक पिंगलदेव दहाड़ उठे। अभी सब मसानी गांव के पीपल वाले उस 2 मंजिला मकान के खंडहर के पास पहुंचे ही थे कि उनके आगे से कोई छाया छम 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 पायल बजाती हुई गुजरी। मैं जानता हूँ कपाल मोहिनी, तेरी ये सब मायावी चालें हैं। देख, अब सीधे सीधे तू अपनी असली वजूद में आ जा, वरना तुझे मैं इस धरती से खोद कर बाहर निकाल लूंगा। ओम कामेश्वराय नमः, तांत्रिक पिंगलदेव हैवान बोला। तभी एक साथ सैकड़ों गीदड़ों की आवाजें उस रात की निस्तब्धता को चीर गई थीं और लहंगे चुनर में एक खूबसूरत युवती पीपल वृक्ष के नीचे दिखाई दे गई थी। गुरुदेव, लड़की, क्रूच बोला। लड़की नहीं मूर्खों, देवी। यही तो है कपाल मोहिनी, जिसके लिए कस्तूरी मृग की तरह इधर उधर हम भटक रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, उसे प्रणाम करो सभी। अपने चौपड़ दाव को उस लड़की की तरफ लहराते हुए पिंगलदेव हैवान बोला। सभी खांडा चौपड़ दाव हाथ में लिए आगे बढ़े और उस चमकते लाल गोटेदार लहंगे चुनर वाली युवती को घेर लिए। तांत्रिक पिंगलदेव हैवान आपको प्रणाम करता है सुंदरी। अब अपने तरकस के वो तीर दो मुझे, जो मैं जैसे चाहूँ जिसे चाहूँ उसका भेदन करके ही वापस लौटूं। ओम कामेश्वराय नमः। कहते हैं खूबसूरती बड़ी ठगनी होती है, और वही हुआ। इधर उस मांग सुंदरी के मोह पास में बंधे सभी उसके हाँ कहने का इंतजार कर रहे थे, और उधर ठीक इनके पीछे अंधेरे में एक खौफनाक आकृति, जिसके लहराते लटियाए रक्त सने केस, सुर्ख लाल सोले उगलती आंखें, मुंह के जबड़े से 4 अंगुल बाहल को निकले दांत थे, वह खौफनाक छाया अपने लिजलिजी से हाथों के नाखूनी पंजे आगे को किए इनकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। उसके लिजलिजी से हाथों के पंजे का भीषण प्रहार तृष्णा की गर्दन पर पड़ा। एक जोरदार चीख निकली तृष्णा के हलक से, और तृष्णा लहराता कटे वृक्ष की तरह गिरा और तड़फड़ा करके शांत हो गया था। खौफनाक चुड़ैल उस पर झुकी और अपने 4 अंगुल बाहर को निकले टेढ़े मेढ़े घुमे नुकीले दांत उसकी गर्दन में घुसेड़ दी और उसका रक्तपान करने लगी थी। और लहंगे चुनर में लिपटी वो खूबसूरत युवती खिसियाई हंसी हंसने लगी थी। बड़ा विभत्स दृश्य था। खौफनाक तांत्रिक पिंगलदेव हैवान क्रूप भेदया के रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी एक झटके से उस खूबसूरत युवती के सर से चुनर हटी और सबने देखा तृष्णा का रक्तपान करती चुड़ैल के जैसा चेहरा इस खूबसूरत युवती का भी है। तांत्रिक पिंगल हैवान बड़बड़ाया, छल, अब सभी निकलो यहाँ से, नहीं तो हम सब की मौत निश्चित है। और तांत्रिक पिंगलदेव हैवान क्रूच भेदया अपने शिष्यों के साथ वहाँ से भागे ही थे कि वह खौफनाक चुड़ैल मृत तृष्णा को एक तरफ फेंकती और तीनों पर झपट पड़ी थी। गनीमत थी कि तभी सवेरा हो चला था और चुड़ैल का लाल गोले के समान
और चुड़ैल लाल गोले के समान पिंड में तब्दील होकर उस 2 मंजिल खंडहर वाले मकान में समा गई थी। सभी पिंगल देव कुरूच भेदिया सभी हैरान अपने एक साथी को गंवाकर भागे ही जा रहे थे कि अपनी पुलिस जीप से सुबह ही की पेट्रोलिंग पे निकले इंस्पेक्टर मानक विष्णु सिपाही तारा खान की नज़र उन पे पड़ी थी। सिपाही तारा खान पुलिस जीप रोक लिया और सभी उनके सामने सर झुकाए खड़े हो गए। क्यों पिंगल हैवान, कल के हादसे के बाद भी तुम नहीं माने और मसानी गांव आ ही गए। सिपाही तारा खान, गिरफ्तार कर लो इस पाखंडी तांत्रिक पिंगल देव हैवान को और इसके साथियों को। इंस्पेक्टर मानक विष्णु दहाड़ उठे। पर साहब, वहाँ उस खंडहर में तब्दील मसानी गांव में हमारे एक साथी तृष्णा को खौफनाक चुड़ैल मार डाली है। उसका शव वहीं पड़ा है, उसे भी तो ले लीजिए। तांत्रिक पिंगल देव हैवान बोला। ये तो होना ही था। ये तंत्र मंत्र के ढगोसले में चलो, सभी उस लाश को अपनी चादरों में बांधो, पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट मुर्दाघर भिजवाते हैं। और इंस्पेक्टर मानक विष्णु ने गाफिलपुर थाने से एक एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया और सबको साथ लिए घटनास्थल पर उस खंडहर मसानी गांव पहुंचे। बड़ा विभत्स दृश्य था। तृष्णा की छत बिछत लाश पड़ी थी उस पीपल वाले 2 मंजिले खंडहर मकान में। शिष्य कुरूच भेदिया से सिपाही तारा खान तांत्रिक की एक बड़ी चादर में तृष्णा की डेथ बॉडी बंधवाए थे। तब तक एम्बुलेंस भी आ गई थी। बॉडी एम्बुलेंस में रखी गई और एम्बुलेंस जिला पोस्टमार्टम हाउस रवाना कर दी गई। सिपाही तारा खान, जल्द हथकड़ी पहनाओ इस पाखंडी तांत्रिक पिंगल देव हैवान को। इंस्पेक्टर मानक विष्णु दहाड़ उठे। है सर, सिपाही तारा खान बोले। और सिपाही तारा खान पिंगल देव हैवान और उसके साथियों को हथकड़ी पहनाकर सबको पुलिस वैन में बिठा लिए थे। इंस्पेक्टर साहब, देखिए गलत हो रहा है। हमने क्या जुर्म किया है जो आप हमें हथकड़ी पहना दिए? हम तो पूजा पाठ करने वाले सन्यासी ठहरे, होनी को कौन टाल सकता है भला? तांत्रिक पिंगल देव बोला। यू नॉनसेंस मैन, अब जेल की सलाखों में अपने जुर्म के पन्ने उलटते पलटते रहना। पिंगल देव हैवान, इंस्पेक्टर मानक विष्णु बोले। और पुलिस वैन सबको लेकर गाफिलपुर थाने की तरफ बढ़ चली थी। आज शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी 3 घड़ी की चांद रात थी और फिर वही अमावसी रात की तरह यह काली रात अपनी गाढ़ी चादर बिछाने लगी थी। तभी एक ब्लास्ट हुआ और एक काले रंग की अम्बेस्टर कार लहरा कर उस जंगल के पास रुक गई। कार की हेडलाइट की रोशनी में जंगल का सामने का हिस्सा नहाया हुआ था। उस अम्बेस्टर कार से 4 नवयुवक बाहर उतरे, अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाए अंगड़ाई लेने लगे थे, जिसमें एक सबसे लंबा तगड़ा युवक था। बोला, यार बासु, बीच रास्ते में अपनी कार जवाब दे गई। अभी मसानी गांव दूर होगा। तभी एक साथ सैकड़ों गीदड़ों की विभत्स आवाजें सबके रोंगटे खड़े कर गई थीं। यार आंसू, बड़ी डरावनी जगह है ये तो। बस बासु बोला, कुछ भी हो, हमें तो मतलब है उस खंडहर में तब्दील मसानी गांव के खजाने से। यार उदित मुंशी, मूड खराब हो गया, बैग से बियर की बोतलें निकालो, पिया जाए। आंसू बोला। तभी चमत्कृत हुआ। बासु बोला, कोई बात नहीं यारों, फटाफट बियर की बोतलें खाली करो, हम मसानी गांव में ही हैं। सामने रोड मैप का पत्थर देखो, खंडहर मसानी गांव, 0 का निशान देखो, यही है मसानी गांव। और सभी उस रोड मैप को देख ही रहे थे कि सैकड़ों गीदड़ों की आवाज़ें उस रात की निस्तब्धता को चीर गई थीं और उस खंडहर में तब्दील हुए मसानी गांव को कोई रोशनी स्पर्श करती दिखाई देने लगी थी। उदित मुंशी थरथर कांपने लगे थे। क्यों, क्या हुआ उदित मुंशी? बासु बोला। सोच रहे हैं इस गांव के लोग क्या हुए, कहाँ गए? उदित मुंशी एक साथ बोले कंपित स्वर में। इससे हमें क्या लेना देना, कौन क्या हुआ, कहाँ गया? हमें तो मतलब है उस कीमती खजाने से। चलो आगे बढ़ो, आंसू बोला। और चारों दोस्त बासु, आंसू, उदित मुंशी खंडहर मसानी गांव की गलियों में आगे बढ़ने लगे और उनका पीछा करती पीछे सैकड़ों गीदड़ों की आवाज़ें उन्हें कंपित करती उनके साथ मसानी गांव की तरफ बढ़ने लगी थीं।
तभी खंडहर में तब्दील एक कच्चे 2 मंजिला मकान के पास इनके पहुंचते ही किसी युवती की पायल खनक उठी थी। कक कौन है, कौन हो तुम? बासु डरा सहमा बोला। लड़की थी यार, समझो आज अपनी 5 उंगलियां घी में होंगी। आंसू बोला। आंसू ज्यादा उतावले मत बनो, देख नहीं रहे हो यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी आबाद नहीं है। फिर लड़की कहाँ से आई? बासु बोला। तभी फिर छम 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 पायलों का स्वर उभरा। इस बार आंसू दहाड़ उठा। कौन हो तुम? क्यों डरा रही हो हमें? सामने क्यों नहीं आती? तभी फ्राक सूट दुपट्टे में एक खूबसूरत युवती दिखाई दे जाती है उन चारों को, जो अपने दुपट्टे लहराती कमर बल खाती उस 2 मंजिला मकान के भीतर समा जाती है। यारों माल चोखा है, चलो घेर लो लड़की को, मकान से बाहर निकलने न पाए, आज जमकर मस्ती करेंगे। बासु बोला। और सभी अपनी मोबाइल के टार्च जलाए उस पीपल वाले खंडहर वाले मकान में दाखिल होते हैं। यार बासु किधर गई? नीचे के तो सारे कमरे हम खंगाल चुके। आंसू बोला। चलो ऊपरी मंजिल पर देखते हैं, बासु ने कहा। और सभी ऊपरी मंजिल पे जाने की कच्ची मिट्टी की बनाई सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। अभी सब ऊपरी मंजिल पे कदम रखे ही थे कि एक साथ सैकड़ों गीदड़ों की आवाज़ें सबके रोंगटे खड़े कर गई थी। और सामने का दृश्य बड़ा अजीब था। कहते हैं वासनामयी इंसान अंधा हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वही इन नाविकों के साथ हुआ। ऊपर एक दूसरे से जुड़े 4 लंबे कमरे थे। बाहरी दरवाजे के चौखट के ऊपर एक विभस्त मानव कपाल चढ़ा हुआ था, सुरसा के जैसे मुंह बाए हुए। और सबसे भीतर वाले चौथे कमरे में जलती चर्बी की प्रकाश में शीशे के समान सामने बैठी वह फ्राक सूट दुपट्टे वाली खूबसूरत युवती अपने केस संवार रही थी। सभी दरवाजे की चौखट पे मुंह बाए मानव कपाल के भीतर दाखिल हो गए। पूरा कमरा चिरायंद गंध से दमघोटू लग रहा था। सभी युवती के पीछे जाकर खड़े हो गए थे। हिम्मत करके बासु बोला। हम आपके दीदार के लिए बेकरार हैं जाने मन, एक बार तो इधर घूम कर ना मिला लो। पर युवती ने कोई जवाब नहीं दिया, बुत बनी अपने केस संवारती रही। तभी आंसू उसे अपनी बाहों में एक झटके से कसना चाहा कि एक साथ सैकड़ों गीदड़ों की आवाज़ें उस रात की निस्तब्धता को चीर गई थीं और उसे शीशे में दिखता वो खूबसूरत चेहरा एक खौफनाक चुड़ैल में तब्दील होता नजर आने लगा था। वह अपने लटियाए केस लहराती उठी थी। सभी भागने की कोशिश किए मगर बाहरी दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया था उस कमरे का। अब चुड़ैल के नाखूनी पंजे में आंसू आ गया था। चुड़ैल अपने पंजे के सधे वार से उसकी छाती फाड़ डाली। आंसू की चीख उस खंडहर मकान की निस्तब्धता को चीर गई थी। चुड़ैल उसका रक्त पीकर उठी और दौड़ी बासु उदित मुंशी की तरफ और अपने सधे पंजे का ताबड़तोड़ वार करके बासु उदित की छाती फाड़ डाली। दोनों के हलक से जोरदार चीख निकली और मसानी गांव के उस खंडहर मकान में गुम हो गई थी। डायन दोनों का रक्तपान कर रही थी। अब मुंशी बेतहाशा उस कमरे में भागता बाहर निकलने के रास्ते तलाशने लगा था, पर असफल रहा। वह एक बंद खिड़की को खोलने में ये भी भूल गया था कि उसके पीछे अपने रक्त सने दांतों पर जीवा फेरती चुड़ैल खड़ी है। तभी चुड़ैल के पंजे का भीषण प्रहार उसकी गर्दन तोड़ डाला। उसके हलक से एक जोरदार चीख निकली थी और गुर्राती चुड़ैल के आवाज में दबकर रह गई थी। अब चुड़ैल मुंशी की गर्दन में अपने 4 अंगुल लंबे दांत घुसाई उसका रक्तपान करने लगी थी। अब वह भी पीला पड़ चुका था। चुड़ैल अपनी पीठ पर लहराते केस अपने चेहरे पर फेंकी और केस ढके चेहरे के भीतर से खिसियानी हंसी हंसती सबको घसीटती नीचे लाई और एक एक कर सभी को उस मकान के बाहर सड़क पर झटक दी और खिसियाई हंसी हंसने लगी थी।
उस 2 मंजिले मकान की तरफ बढ़ चली थी, खंडहर मकान की तरफ। आज सुबह फिर उन 4 नाविकों की छत बिछत लाशों को घेरी लोकल लोगों की भीड़ खड़ी थी। अपनी पुलिस बैंड से इंस्पेक्टर मानक विष्णु और 6 सिपाही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। कत्ल बड़ा बेरहमी से किया गया है सिपाही तारा खान। यह कातिल तो हमारे लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। एक भी सबूत मिल जाए तो फिर देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ। इंस्पेक्टर मानक विष्णु बोले। यस सर, सिपाही तारा खान बोले। उन्होंने वहाँ खड़े लोगों से इनकी शिनाख्त के बारे में पूछा, मगर कोई नहीं पहचानते थे। सभी सर झुका लिए थे। सिपाही फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल और सील मुहर डेथ बॉडीज उठाए और फॉरेंसिक क्लब भिजवा दिए थे। और इंस्पेक्टर मानक विष्णु पूरे पुलिस बल के साथ गाफिलपुर थाने की तरफ निकल पड़े थे। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, 4 घड़ी की चांद रात थी। वह सेंट्रल जेल के भीतर बैरक नंबर 29 में कैद आज शांत पुजारी की तरह खड़ा किसी बीती यादों में खोया हुआ था। मसानी गांव के घरों में मीठे तेल के दिए रोशन थे। वहीं रोजमर्रा के काम धाम, खाने पकाना, बर्तन मांजना सब चल रहा था। बर्तन मांजती गृहिणियों के हाथों के कंगन, चूड़ियाँ अजीब सुर अलाप रहे थे रात के सन्नाटे में। तभी अंधेरे में डूबी मसानी गांव की गलियों में एक बुर्केधारी साया बड़ी तेजी से उस मकान की तरफ बढ़ा जा रहा था और उसका एक और आकृति पीछा कर रही थी। बुर्केधारी साया वहां पहुंचा जहां अपने कच्चे घर के ओसारे में घासलेट लालटेन जलाए चारपाई पे बैठा एक खूबसूरत नौजवान पढ़ रहा था। वह नौजवान उसे देखते ही सकुचाया, इधर उधर देखा, फिर बोला, रत्ना जी, इस तरह आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपके घर तिलकोत्सव है, किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे। फिर आपका रिश्ता भी तय हो चुका है माणिकपुर के ठाकुर नक्षत्रमणि जी के यहाँ। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकती देव। मेरा तन मन सब कुछ तुम पे समर्पित है, रत्ना बोली। पर आप जानती हैं मैं ठहरा गांव के एक गरीब किसान ठाकुर का बेटा। आपके घर वाले अगर इस संबंध के बारे में जान गए तो हमारा इस गांव में जीना मुश्किल कर देंगे। आपके जमींदार पिता चंद्रा ठाकुर की यहाँ पूरे जवार में तूती बोलती है। मैंने उसका भी उपाय सोच लिया है देव। मेरी स्वर्गवासी माँ मरते वक्त 1.5-2 किलो सोने के जेवरात हमें सौंप कर गई थी। उसे मैंने बड़ी हिफाजत से अपने भविष्य के लिए रख लिया था। वो किस दिन काम आएंगे। आज तिलकोत्सव बीत जाने दो। कल रात्रि में तुम मुझसे मिलो। हम वो मिट्टी की दीवार में छुपाए जेवरात निकालेंगे और इन प्यार के दुश्मनों से बहुत दूर निकल जाएंगे। तुम मेरे हो और ताहयात रहोगे। रत्ना देव के बालों में अपनी उंगली फिराते हुए बोली। देव उसे अपनी बाहों में उठाए अपने बैठके में ले गए। आप दोनों की गर्म सांसें तेज चलने लगी थी। देव रत्ना के तन से एक एक कपड़े खींच लिया था। रत्ना भी उसके शर्ट उतार फेंकी। लालटेन की मध्यम रोशनी में मदमाता यौवन अपनी तरफ आकर्षित करने लगा था। देव रत्ना को अपनी बाहों में भरे दौड़ने लगा था। अब दौड़ते दौड़ते दोनों थक से चुके थे। वहां बैठके के एक झरोखे से इन पे किसी ने निगाह डाली थी। वह आकृति बड़ी तेजी से गली का रास्ता पकड़े अंधेरे में गुम हो गई थी। रत्ना देव दोनों बैठके वाले घर से बाहर आए। रत्ना बोली, कल की बात याद है न देव। मैं आपकी बात कैसे भूल सकता हूँ। देव ने कहा। दोनों हंस पड़े थे। अब चलती हूँ देव, रत्ना बोली। आप चले, मैं कल रात्रि में मिलूंगा, देव ने कहा। मसानी गांव के जमींदार चंद्रा ठाकुर के बेटे रणबीर का आज तिलकोत्सव था। चहल पहल आज कुछ ज़्यादा थी। ठाकुर साहब की 2 मंजिला बकरी में कई पेट्रोमैक्स जला दी गई थी। बकरी पेट्रोमैक्स की रोशनी में नहाई हुई थी। मेहमान आने शुरू हो गए थे।
तभी बगल वाली काली पहाड़ी से लगे गांव माणिकपुर के जमींदार ठाकुर नक्षत्र मणि भी घोड़े पे सवार अपने लठैतों के साथ चंद्रा ठाकुर के दरवाजे पर आ गए थे। उनके आते ही सबने उनका स्वागत किया। सभी नाश्ता वगैरह लिए और तिलक मंडप में आ गए। तिलक चढ़ने लगा था। बंदूकें गरजी। तिलक पे चढ़ाए गए सामानों जेवरातों की चमक माणिकपुर के जमींदार ठाकुर नक्षत्र मणि के भीतर एक कौतूहल पैदा कर गई थी। वो ललचाई नज़रों से इस भेंट की गई दौलत को देख रहा था। तिलकोत्सव से हो चुका था। सभी भोजन वगैरह किए और चंद्रा ठाकुर से मिलकर विदा हो लिए थे। दोपहर का समय था। मसानी गांव का महसुआ जमींदार ठाकुर नक्षत्र मणि के साथ गांव माणिकपुर की तरफ लपका जा रहा था। न जाने क्या माजरा था। ये थी कहानी कपाल मोहिनी का दूसरा भाग। अब आप लोगों के सामने मैं तीसरा भाग जल्द लेकर आऊँगा। प्लीज़ इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें तथा हमारे चैनल जय जाग भुक्ति को तरजीह दें। नमस्ते।